सब्जेक्ट, जिसका पेपर कोड है हमारा VP102T और जिसका नाम है हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। ठीक है, अब बात करते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस होता क्या है, ये सब्जेक्ट क्या है। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस which deals with the identification, quantification, separation, determination and collection of the mixtures or solution। ये एक फार्मास्यूटिकल साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम किसी भी सैंपल या मिक्सचर या सॉल्यूशन का आइडेंटिफिकेशन करता है कि वो सैंपल कैसा है, जैसे कि उसमें उसकी पीएच कैसी है हमारी, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो कितनी क्वांटिटी में है, कि वो सॉल्यूशन HCl का है या NaOH का है वो सॉल्यूशन, ये सब उसमें हम डिटरमाइन करते हैं, मतलब एनालाइज, इसीलिए हमें एनालाइज इसको नाम दिया है। ठीक है, और फार्मास्यूटिकल इसलिए क्योंकि ये फार्मेसी की सब्जेक्ट है। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का एनालाइज करते हैं हम इसमें। ठीक है, तो अब बात करते हैं एक अलग, मतलब हमारे पास कोई एक सैंपल है, अननोन सैंपल है। अननोन सैंपल क्या होता है, जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता नहीं होता, या फिर कोई भी सैंपल है जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है, तो हम उसको एनालाइज करते हैं, फिर उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि उसकी नेचर कैसी है, पीएच उसकी कैसी है। ठीक है, फिर उसमें हम क्वांटिफिकेशन करते हैं कि उसमें जो भी सब्सटेंस है उसके अंदर हमारे कोई भी कंपाउंड्स है उसकी क्वांटिटी कितनी है, फिर हम उसको सेपरेट करते हैं, अलग अलग निकालते हैं उनको। ठीक है, फिर उनको भी डिटरमाइन करते हैं कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी है। ठीक है, ये सब हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर पढ़ते हैं। और इसमें क्या लिखा हुआ है, इट इज़ ऑल्सो डील्स विद द प्योरिफिकेशन ऑफ अननोन कंपाउंड्स। जो अननोन कंपाउंड्स होते हैं हमारे, मतलब वही जिसकी कंसंट्रेशन या किसी की उसकी प्रॉपर्टी के बारे में हमें नहीं पता है, उनकी प्योरिफिकेशन भी करते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब कुछ टर्म्स आती है इसके अंदर हमारी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के, जो कि 2 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखते हैं मिक्सचर्स। मिक्सचर्स क्या होता है, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस और कंपाउंड मिक्स टुगेदर बट नॉट केमिकली। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी हमने 2 चीज़ मिला दी आपस में, पर वे मिली कैसे, जैसे कि शुगर और वाटर हो गया, सैंड और वाटर हो गया, ये वैसे तो मिल गए हैं पर ये केमिकली नहीं मिले, क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स है सॉल्यूशन मिक्सचर के अंदर वे सब अलग अलग है। देखो जैसे इसमें H2O ऊपर है, सैंड नीचे आ गया। इसमें शुगर और वाटर क्या है, इसमें भी होमोजीन, इसमें ये शुगर के पार्टिकल्स है, ये वाटर के पार्टिकल्स है, तो ये मिक्सचर्स है। मतलब ये मिक्स तो हो गए पर नॉट केमिकली, मतलब इनके जैसे कि ये एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड है, इनके आपस में बॉन्डिंग होना, ये होता है केमिकल। या इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया या इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये होता है केमिकल मिक्सिंग। ठीक है ना, अब इसके टाइप्स देखते हैं। मिक्सचर्स के कितने टाइप होते हैं, होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर्स। व्हेन पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल अरेंज्ड यूनिफॉर्मली। होमोजेनस मिक्सचर्स में मतलब क्या, जब पार्टिकल्स, जैसे एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, एक यहाँ हो गया और ये दूसरे पार्टिकल आ गए, मतलब कुछ होमोजिनिटी नहीं है, एक सार नहीं मिल रहे हैं, उसको बोलते हैं हेट्रोजीनस वो। ठीक है, देखते हैं हेट्रोजीनस का एग्जांपल क्या है हमारा, सस्पेंशंस और सस्पेंशंस। ठीक है, सैंड और वाटर, इसमें दिख रहा है ना, वाटर ऊपर है सैंड नीचे है, तो मतलब ये हेट्रोजीनस मिक्सचर हो गया। ठीक है, होमोजीनस मिक्सचर्स में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली अरेंज होते हैं। जैसे इसमें दिख रहा है कि शुगर के पार्टिकल्स बिल्कुल एक लाइन में आ रहे हैं, फिर वाटर के आ रहे हैं, इनके बीच में वाटर का है, वाटर के बीच में शुगर का है, तो ये होमोजीनस में आ जाएगा। इसका एग्जांपल है हमारे सिरप्स। ये जो सिरप्स आते हैं मार्केट्स में, पैरासीटामोल सिरप, ये सब इनके एग्जांपल है सिरप्स के। सिरप्स क्या होता है, सिरप होता है शुगर का मतलब उसमें शुगर, ये सुक्रोज मिलाई जाती है, उसको सिरप्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है कि एक लिक्विड मिक्सचर होता है किसी भी माइनर कंपाउंड, मतलब उसमें 2 मिक्सचर है ना, तो मिक्सचर्स किससे मिलकर 2 या 2 से ज़्यादा जिसमें कंपाउंड्स हो गए वो मिक्सचर्स कहलाएगा। और लिक्विड मिक्सचर्स में क्या है कि ये सॉल्यूशन क्या होता है, इसमें एक तो कम क्वांटिटी में होगा और एक ज़्यादा क्वांटिटी में होगा। जो ज़्यादा क्वांटिटी में मिक्स होगा उसको बोलते हैं हम सॉल्वेंट, और जो कम क्वांटिटी में होगा उसको बोलते हैं हम सॉल्यूट। और सॉल्यूशन में क्या होता है कि वे यूनिफॉर्मली अरेंज होते हैं, मतलब जैसे कि होमोजेनस मिक्सचर्स में एक
यूनिफॉर्म पैटर्न में मिक्स थे, तो ऐसे ही सॉल्यूशंस में होते हैं। ठीक है, अब इसके टाइप्स देखते हैं हम, सॉल्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, फर्स्ट सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड देन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होते हैं दो सॉल्यूशन डज नॉट हैव एबिलिटी टू डिसॉल्व द सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, जैसे कि ये एक सैंपल है हमारा, एक सॉल्यूशन है हमारा, इसमें ये सॉल्वेंट है और इसमें कुछ ये हमारे सॉल्यूट के पार्टिकल है। अब हमने कुछ और दूसरे सॉल्यूट्स, मतलब यही सॉल्यूट के पार्टिकल अगर जो हम इसमें और डालते हैं तो ये क्या करता है, ये इनको तो मिक्स कर लेगा अपने अंदर, डिसॉल्व कर लेगा, पर इनको नहीं कर पाएगा। जब इनको नहीं कर पाएगा तो ये इस सॉल्यूशन का टाइप को बोलते हैं हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अब देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट क्या है, बट ऑन हीटिंग इट दे रिगेन इट्स एबिलिटी टू डिसॉल्व सॉल्यूट फॉर सर्टेन लिमिट्स। हाँ, पर हाँ अगर जो हम इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को क्या करते हैं, हीट करते हैं, हीट कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो इनके बीच में, मतलब जो इनके बीच में बॉन्ड्स फॉर्मेशन हो गई थी, वो क्या होगी, थोड़ी सी ब्रेक होगी, और जो हम दूसरा मतलब थोड़ा सा और अमाउंट सॉल्यूट का उसमें डाल रहे हैं तो वो उसमें डिसॉल्व कर जाएगा। अब देखते हैं कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की कंडीशन क्या होती है, थोड़ी सी ये समझ लो। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, देखो इस कार्बन की भी पूरी 4 वैलेंसी हो गई, इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी हो गई, और इसकी भी हो गई, इसकी भी हो गई। तो इस कार्बन को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड कार्बन चेन, सैचुरेटेड कार्बन चेन। ठीक है, और अगर जो हम इसको फर्दर हीट भी करते हैं तो इसमें क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक्स हो गए पर ये अलग हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स। ये नहीं कि इसमें दूसरा मॉलिक्यूल्स आके ऐड हो जाएगा, जैसे H हो गया। अब ये नहीं कि इसमें और H एटम्स ऐड हो सकते हैं, नहीं होंगे। वो किस में होगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड्स आ जाते हैं, जैसे कि ये हो गया, इसके बाद 2H है हमारे। और अगर जो हम इसको हीट करते हैं तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इसकी एक लिमिट, इसकी एक बॉन्ड मतलब एक वैलेंसी और बच जाएगी जिसपे H एटम आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन चेन। ये सिर्फ एक एग्जांपल के लिए दिया था मैंने। और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड का मतलब क्या हो गया कि वो सॉल्यूशन जिनके पास एबिलिटी बची है कि वो सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं, बट इस सॉल्यूट, अगर एक कोई सॉल्यूशन ये भी देखते हैं, देखो ये एक सॉल्यूशन है, इसमें पहले से भी थे, पर अभी भी इसके पास इतनी अमाउंट है, मतलब इसके पास इतनी एबिलिटी बची हुई है कि कुछ और अमाउंट सॉल्यूट का अपने अंदर ऐड कर सकते हैं। इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड, क्योंकि इनके पास क्या है, अनसैचुरेशन पावर है, जैसे इस वाले कार्बन के पास थी, क्योंकि इनके पास डबल बॉन्ड था। ठीक है, लेकिन इसमें भी क्या है, अगर जो हम कंटिन्यूसली ऐड करते जाएंगे तो ये जो सैचुरेटेड कार्बन, अनसैचुरेटेड कार्बन है, ये वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ये सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब इसके पास अब पावर नहीं बचेगी या एबिलिटी नहीं बचेगी कि ये कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल्स को अपने अंदर डिजोल्व कर सके। पर फिर भी हम करते जा रहे हैं, हीट भी दे दिया। ठीक है, हीट कर दिया हमने तो थोड़ी सी पावर आ गई ना, एबिलिटी आ गई। अभी बताया था मैंने पहले भी, हीट कर देंगे तो इसमें थोड़ी सी पावर बच जाती है। हीट कर दिया तो कुछ और अमाउंट और ऐड हो गई, लेकिन क्या करेंगे हम, फिर दोबारा ऐड करेंगे, हीट भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या होगा। अब ये तो नहीं है कि हम हीट करते जाएंगे और मिलता जाएगा, हीट करते जाएगा मिलता जाएगा, ऐसा नहीं है। वो कुछ लिमिट्स तक के ही मिल सकता है। और जब ये नहीं मिलने का, हीट करने पे भी, इवन ऑन हीटिंग दो सॉल्यूशन डज नॉट डिसॉल्व द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट्स पार्टिकल इनटू इट्स। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ये पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, जो क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन कर देंगे बाद में। इसको बोलते हैं हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट इज नो मोर डिसॉल्व इवन ऑन हीटिंग। इफ सॉल्यूट इज एडिड दे सेटल डाउन एट द बॉटम एंड मेक क्रिस्टल्स। ओके, तो
चलिए अब बात करते हैं कि नॉन सॉल्यूशन और अननोन सॉल्यूशन। ये वर्ड बहुत यूज़ होएगा हमारा एनालिसिस में भी और बाकी और सब्जेक्ट में भी होएगा, ठीक है। तो नॉन सॉल्यूशन क्या होते हैं? दो सॉल्यूशन हुज कंसंट्रेशन आर नॉन। फॉर एग्जांपल 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो हमारे होते हैं उनकी हमें पहले से ही पता होती है कि उसकी कंसंट्रेशन कितनी है। अननोन सॉल्यूशन दो सॉल्यूशन हुज कंसंट्रेशन आर नॉट नॉन और अननोन, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस सब्जेक्ट का हमारे इसका स्कोप कहाँ कहाँ पे है, यूज़ कहाँ कहाँ है, ये देखते हैं। इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ क्या होती है? जहाँ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनते हैं। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? जो फार्मेसी शॉप पर अवेलेबल होते हैं, जैसे कि हमारी दवाइयाँ, ड्रग्स, मेडिसिन्स, कॉस्मेटिक्स, ये ड्रग्स और मेडिसिन सब फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का क्या रोल होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, ठीक है। ए फार्मास्यूटिकल एनालिस्ट हैव मैनी रोल्स इन द फार्मा इंडस्ट्रीज, ठीक है। बहुत सारे रोल्स है वैसे तो, पर एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है हमारा इंडस्ट्री में, उसको बोलते हैं हम QC। इसमें क्या काम करता है? एक एनालिस्ट एनालाइज द प्रोडक्ट इन सच ए वे टू डिटेक्ट टॉक्सिक सब्सटेंस, हार्मफुल ड्रग, पॉइजन्स और हैवी मटेरियल्स, ठीक है। हैवी मेटल्स हमारे कोई भी प्रोडक्ट बनाया, हमारा एग्जांपल ले लेते हैं हम सिरप का ही, ठीक। ये एक सिरप है। अब इसको एक एनालिस्ट चेक करते हैं कि इसमें कुछ टॉक्सिसिटी ऐड तो नहीं हो गई, इम्प्योरिटीज़ तो नहीं आ गई इसके अंदर, कुछ हार्मफुल ड्रग्स तो नहीं इसमें अदर ऐड हो गई, कोई पॉइजनस सब्सटेंस तो नहीं ऐड हो गया। ये सब एनालिस्ट एनालाइज करते हैं और इसमें ये भी देखते हैं कि इसकी कंसंट्रेशन क्या है, pH क्या है इसका, ठीक है। ये सब मतलब इसकी जितने भी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो सब एक एनालिस्ट एनालाइज करता है फार्मा इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। अब देखते हैं कि फूड इंडस्ट्री में एक एनालिस्ट का क्या रोल हो सकता है। एन एनालिस्ट इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स एंड कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी सच लाइक प्रोटीन वैल्यूज, कार्बोहाइड्रेट वैल्यू। कोई भी फूड सप्लीमेंट है हमारा, जैसे कि मिल्क ले लो, ये मिल्क प्रोडक्ट आते हैं ऑलरेडी हमारे मार्केट में, डेयरी में आते हैं ये। इसमें क्या लिखा है? डिटर्मिनेशन ऑफ इंग्रेडिएंट। उसके पीछे आपने देखा होगा कि एक इंग्रेडिएंट की लिस्ट होती है, जैसे कि उसमें कुछ भी लिखा होता है कि सुक्रोज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वाइटामिन्स, ये सब क्या है? उसमें इंग्रेडिएंट्स है जिनकी वह कैलकुलेशन करके लिख देता है कि ये इतने परसेंट है, ये इतने परसेंट है, ये इतने परसेंट है, इसकी प्रोटीन इतना परसेंट है, तो ये सब इसकी प्रोटीन वैल्यू हो गई। ऑल्सो यूज्ड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ इम्प्योरिटीज आर इन लिमिट्स और नॉट, ठीक है। अब ये भी चेक करते हैं कि ये जैसे अभी सिरप के अंदर चेक करा था, तो ये सब चीज़ें हम अपने फूड प्रोडक्ट्स में भी चेक करेंगे, क्योंकि ये भी सब हमारे पर्सनस पीपल्स खाएंगे तो उनको नुकसान होगा ना फिर, ठीक है। अब देखते हैं कि इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ए फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इज यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड द प्लांट हॉर्मोन्स, also used in the fertility of soil by checking the elements or mineral composition such as sodium, calcium, magnesium, potash etc, ठीक है। ये इसका मतलब क्या आता है कि एक एनालिस्ट तो एनालाइज कर सकता है, जैसे कि अभी इन सब चीज़ों में कर रहा था, जैसे कि ये भी तो फर्टिलाइज़र एक प्रोडक्ट है, कोई भी सैंपल है फर्टिलाइज़र का, उसमें सब ये कैलकुलेशन करेंगे, प्लांट हार्मोन्स की कैलकुलेशन करेंगे कि उसमें कितनी रिक्वायरमेंट है हमारे प्लांट को ग्रो होने के लिए। ये सब एक एनालिस्ट का काम होता है, ठीक। इन फोरेंसिक एजेंसीज एन एनालिस्ट ऑल्सो वर्क्स इन द फोरेंसिक एजेंसीज इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्रिमिनल केस। कोई भी क्रिमिनल केस होता है वो उनमें जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कह सकते हैं कि हम वहाँ से कुछ सैंपल मिला है कोई डेड बॉडी से, उसका सैंपल ले लिया। एक देखो, अब एक एग्जांपल बताता हूँ बहुत अच्छा। एक रोड एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, वो पर्सन मर गया किसी भी रीज़न से,
तो उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि वो पर्सन या तो सो गया हो, चलाता चलाता उसको नींद आ गई हो एकदम, या किसी ने उसको मारो हो, या किसी और की गलती हो, या फिर उसकी सेल्फ गलती है कि उसने कुछ गलती करी हो चलाने में, ठीक है। तो उसकी गलती ये भी हो सकती है कि उसने अल्कोहल कंजप्शन किया हो। तो ये सब चेक करने के लिए उसकी बॉडी का सैंपल लिया जाएगा, बॉडी सैंपल, जिसमें हम चेक करते हैं कि उसके ब्लड में अल्कोहल की कंसंट्रेशन क्या है और उसने कितने टाइम पहले ये सब लिया है, कितने टाइम पहले लिया गया है, वो सब हम उसको एनालाइज कर सकते हैं, जिसकी हेल्प हमें क्रिमिनल केसेस में को सोल्व करने में पड़ती है, ठीक है। जैसे भी हमने पढ़ा है कि फार्म इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और फूड इंडस्ट्री, ऐसे ही कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ में भी एनालिस्ट का काम होता है, जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के स्टैंडर्ड को एनहेंस करता है, मतलब उसको एनहेंस मतलब उसकी क्या बोल सकते हैं, उसकी क्वालिटी को बढ़ाता है, ठीक है। बाय एनालाइजिंग देयर इंग्रेडिएंट यूज्ड टू प्रिपेयर देम, वो इंग्रेडिएंट्स जो उन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को बनाने में हेल्प करते हैं। क्योंकि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, वो डायरेक्टली हम मोस्टली टॉपिकली यूज़ करते हैं, टॉपिकली यूज़ मतलब डायरेक्ट स्किन पे यूज़ करते हैं हम, ठीक है ना। तो स्किन पे यूज़ करते हैं कि उनके फिर कुछ साइड इफ़ेक्ट ना आ जाए, तो एक एनालिस्ट क्या काम करता है कि उनको चेक करता है कि उसमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स या कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स तो नहीं गिरे हुए हैं जो हमारी स्किन के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, ठीक है। अब इन मेडिकल लेबोरेटरीज analyst is used to diagnose the various disease, for example ELISA test, HIV. An analyst help in the detection of drug which works on CNS from the body fluids such as urine, blood and serum. एक एनालिस्ट क्या काम करते हैं, किसी भी हमारे ब्लड के अंदर या का सैंपल लेगा और उसमें ड्रग की डिटेक्शन करेगा कि कौन सी ड्रग्स ली गई है, ये सब एग्जांपल एनालिस्ट के ही है हमारे, ठीक है। इन गवर्नमेंट सेक्टर आते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में एक एनालिस्ट का क्या काम होता है, ए फार्मास्यूटिकल एनालिसिस आर रिक्वायर्ड एट गवर्नमेंट सेक्टर, फॉर एग्जांपल ड्रग इंस्पेक्टर का एक एग्जांपल ले लेते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर क्या काम करता है, हैव टू एनालाइज द टू मेक श्योर द ड्रग आर सेफ, जो मार्केट में ड्रग्स अवेलेबल है वो उनको चेक करता है, दे आर सेफ और नॉट, कि वो किसी के लिए हार्मफुल तो नहीं है, ठीक है ना, सेफ और नॉट। उसके एक एनालिस्ट टेक्निक, एनालिसिस टेक्निक होती है उनके पास बहुत सारी, कि उसको चेक करते हैं उसकी प्योरिटीज़, उसकी क्वालिटी एक्सेट्रा, ठीक है। कैसे करते हैं अब ये देखते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड होता है, टाइट्रेशन मेथड होता है, लिमिट टेस्ट एक्सेट्रा, ये सब मेथड्स है चेक करने के लिए, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि एक एनालिस्ट का क्या रोल होता है इन जियोग्राफिकल एनालिसिस, जियोग्राफिकल एनालिसिस में भी हेल्प होता है इसका, बाय एनालाइजिंग द कंपोजिशन ऑफ सॉइल्स एंड रॉक एंड एनालाइजिंग द एयर वाटर। क्या काम करता है, सॉइल या रॉक, एयर और वाटर, ठीक है, इन सबको डिटरमाइन करता है, इन सबको एनालाइज करता है कि इनके अंदर पॉल्यूटेंट्स की क्वांटिटी कितनी है, कि वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए सेफ भी है या नहीं है, ठीक है ना, उन सबको चेक करना पड़ता है, तो वो एक एनालिस्ट ही चेक करेगा। एंड ऑल्सो डिटरमाइंड द सेफ लिमिट्स ऑफ पॉल्यूटेंट, अभी बोला मैंने कि वो हमारे लिए सेफ है, मतलब सेफ कब होगी, कि सेफ कब होगा कुछ चीज़, जब कोई भी चीज़ हमारे लिमिट्स में होगी, ठीक है। और अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जाम्स। जो ये टॉपिक पढ़ाया है इसमें से 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, एक तो आएगा 7 या 10 नंबर में आएगा, और एक आएगा 2 नंबर में। 2 नंबर में किस ये आएगी जो मैंने अभी आपको टर्म्स पढ़ाई थी, डिफाइन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अननोन सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये ज़रूर आती है, ठीक है। डिफाइन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की क्या डेफिनेशन है, ठीक है। 10 मार्क्स में क्या क्वेश्चन आएगा, इन दोनों को ऐड करते गए और स्कोप आ जाएगा इसमें, डिफाइन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एंड राइट इट्स स्कोप, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।